आपदा प्रबंधन का ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, देखिए नाम क्या दिया हुआ इसका, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ एवं सुखाड़ मुख्य रूप से चर्चा करेंगे बाढ़ और सुखाड़ पे। समझिएगा बात की, ध्यान दीजिएगा। बाढ़ कहता है नदियों की तली में अवसादों के जमाव तथा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। कह कि नदियों के तलियों में जब अवसाद जम जाता है ना, जिसके कारण उसमें जल आती है, तो जल का फैलाव ज्यादा हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, और बाढ़ देखने को कहाँ मिलता है आपको, उत्तरी बिहार में। कहाँ मिलेगा, उत्तरी बिहार में, है कि नहीं, उत्तरी बिहार में मिलता है। करे कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बाढ़ का दुष्परिणाम, बाढ़ का दुष्परिणाम क्या क्या होता है, बात समझिएगा। पहला, महामारी की आशंका। जब बाढ़ आती है तो उस समय क्या होता है कि तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस पनपना शुरू हो जाते हैं, तो बीमारी फैलने की जरूरत हो जाती है। जैसे कि डायरिया हो जाता है, डायरिया होता है ना जल से, तो डायरिया हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक महामारी फैल जाता है। जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है उस क्षेत्र में लोग त्राहिमाम करते हैं बीमारियों को लेकर। ठीक है, दूसरा क्या है, जान माल की क्षति। जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को, जानवरों को बहा कर ले जाती है कि नहीं। जितना संपत्ति होता है, खेत बधार सबको लेकर चला जाता है। उसके बाद क्या है, फसलों की बर्बादी। जब बाढ़ आती है तो खेत के खेत क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगला क्या है, जहरीली जीव जंतुओं का खुली जगह पर आ जाना। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के द्वारा जहरीली जीव जंतु, सांप बिच्छू जितने होते हैं ना, खुले जगह में निकल जाते हैं बचने के लिए, और निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है, इंसान को काटने या डसने का डर होता है, जिससे मौत भी हो सकती है। अगला क्या है, मिट्टी की उर्वरकता पर प्रभाव पड़ता है। जब बाढ़ आता है तो मिट्टी की उर्वरकता बदलने लगती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण है, बाढ़ के दुष्परिणाम है, जिसके कारण क्या होता है कि इंसान को नुकसान होता है। इसमें एक भी ऐसा दुष्प्रभाव का मतलब ही होता है गलत परिणाम होना। ठीक है, तो अगर एक भी इसमें से एक भी जो है ना मानव के लिए सही नहीं है, सब के सब मानव के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, समझिएगा। आगे है बाढ़ प्रबंधन के उपाय। ठीक है, बाढ़ प्रबंधन के उपाय। देखिए उपाय क्या करना चाहिए, कह कि पूर्व से सूचना तकनीक का सहारा लेना चाहिए। पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना चाहिए। सूचना तकनीक मतलब कि बाढ़ आने से पहले सूचना होनी चाहिए कि बाढ़ आने वाली है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ऊंचे ऊंचे जगहों पर चले जाएंगे, सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे, तो बाढ़ से क्या होंगे, वो बच जाएंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है, तो पूर्व सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरे क्षेत्र में बार बार बाढ़ आता है, तो क्या कीजिएगा, बांध बनाइएगा, तटबंध बनाइएगा, और उसको बनाकर घेर दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि हमारे गांव में पानी प्रवेश ना कर सके। बांध बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा, स्तंभों पर आधारित मकानों का निर्माण करना चाहिए। स्तंभ बोले तो पिल्लर पे, पिल्लर वाला मकान बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ ईटा को जोड़ाई करके आप मकान बनाते हैं तो नीचे से पानी मारेगा तो क्या होगा, टूट के वो बह जाएगा। लेकिन पिल्लर क्या होता है, 10 फीट 20 फीट नीचे होता है, तो आपका मकान सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर होना चाहिए। हाँ, अगर आपका घर नदी के किनारे पड़ता है तो वहां से 250 मीटर की दूरी पर कम से कम अपना घर बनाइए। कितना दूरी पर, 250 मीटर दूरी पर, ताकि बारिश पानी आए बाढ़ के पहुंच तो जाए, लेकिन वहां पे उसकी पानी का वेग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि आपके घर को नुकसान न पहुंचा सके, आपके जितने भी संपत्ति उसको नुकसान न पहुंचा सके। अगला पॉइंट क्या है, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर, ताकि आप बाढ़ के पानी से बच सके, आपको कोई नुकसान ना हो सके। अगला क्या, खदान भंडारण करना चाहिए। खदान बोले तो खाने पीने की जुगाड़ रखनी चाहिए आप लोगों को, कि अगर बाढ़ आए तो बाढ़ में कैसे का किया जाएगा। आपको कहीं बाजार जाने का मौका थोड़ी है, तो उतने दिनों की राशन आपको रखना पड़ता है। नहीं आता तो देखते हो ना सरकार क्या करता है, हेलीकॉप्टर से जगह जगह गिराता है खाने पीने के सामान को। अगला क्या है, आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव क्यों, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं बाढ़ वाले क्षेत्र में, उसको मारने के लिए, है ना, ताकि लोग बीमार न पड़ सके, तो आवश्यक आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप सारे बात को समझ गए होंगे।
चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है बात से, ठीक है। कहता है कि भारत के प्रमुख बांध, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और आपको याद रखना चाहिए, जरूर एकदम ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को। देखिए कह रहा है भारत के प्रमुख बांध कौन कौन है। देखिए प्रथम क्रम में देखिए भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। और इसी पर एक जलाशय बनाया हुआ है, कृत्रिम जलाशय, मानव द्वारा बनाया हुआ जलाशय। उस जलाशय का नाम क्या है, गोविंद सागर। क्या नाम है, गोविंद सागर। तो आपसे पूछ दिया जाए कि गोविंद सागर जलाशय है ना, कृत्रिम जलाशयों का नाम गोविंद सागर जलाशय किस नदी के पास है, तो क्या बोलेगा, सतलज नदी के पास है ना, यानी भाखड़ा नांगल बांध के पास, ठीक है। दूसरा क्या है, नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है ना। इस पर कौन सी जलाशय स्थित है, तो सरदार सरोवर जलाशय स्थित है। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। पूछता है कि सरदार सरोवर जलाशय किस नदी पर स्थित है, तो क्या बताइएगा, नर्मदा नदी पर। आगे देखिए नागा अर्जुन सागर बांध का नाम है, तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर, कृष्णा नगर पर, कृष्णा नदी पर। और परियोजना का नाम क्या है, नागा अर्जुन सागर है ना, कृत्रिम जलाशय का नाम है। और उसके बाद है कावेरी परियोजना। कावेरी परियोजना किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। लेकिन कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है, तो कृष्णा सागर जलाशय नाम है, ठीक है। अगला है रिहंद परियोजना, किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। लेकिन जलाशय का नाम क्या है, कृत्रिम जलाशय का, तो पंत सागर है। क्या है, पंत सागर। इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कौन है, आपको दो गुप है, ठीक है। एक गोविंद सागर, सरदार, और एक क्या, नागा अर्जुन। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं हमेशा। तो इन तीनों को अपने जहन में बैठा लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पूछ दे तो इसको बनाना बहुत जरूरी है। फिर कहिएगा मत कि सर आपने बताया नहीं और मैंने बनाया नहीं। मैंने बताया और आपने बनाया तो ही अच्छा, ठीक है। सुखाड़ देखिए, अब हम बाढ़ की चर्चा कर लिए, अब सुखाड़ की चर्चा कर लेते हैं। कहता है सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना, जिससे जल की आपूर्ति में भारी कमी हो जाती है। सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना, जितना वर्षा होती है उससे अगर 75% कम वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं, हम सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। क्योंकि ऐसे क्षेत्र को हमेशा सूखा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुखाड़ के दुष्परिणाम, ठीक है। सुखाड़ के दुष्परिणाम को देखिए क्या है, सुखाड़ का दुष्परिणाम ध्यान दीजिएगा। कहता है सफल उत्पादन, सॉरी फसल होगा यहाँ पे, सफल नहीं होगा, फसल उत्पादन में क्या होता है, कमी होता है। अब बताओ जरा कि क्या हो जाएगा, सुखाड़ हो ही जाएगा तो कृषि के लिए पटवन चाहिए ना भाई। अब कहाँ से करोगे, होगा। जैसे धान की कृषि इस बार देख रहे हो, लग रहा है कि सुखाड़ होगा, होगा कि नहीं होगा, कहाँ से खेती होगा, नहीं होने पाएगा। पेयजल का अभाव, पीने का पानी का दिक्कत हो जाता है, लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगते हैं। चारे की कमी, हाँ भाई, चारे की कमी हो जाता है, मवेशी जानवरों को चारा नहीं मिलने पाता है, क्योंकि जब बारिश ही नहीं होगा तो खेत के घास हरी नहीं होगी तो चारा कहाँ से मिलेगा मवेशी के। यानी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो जानवर हो, किसी प्रकार का जीव जंतु हो, सबका जीवन खराब हो जाता है। कब, जब सुखाड़ का स्थिति आता है तब। ये सुखाड़ का क्या लिखा हुआ दुष्परिणाम, यानी सुखाड़ में ये सब चीजें दिखाई आपको पड़ती है। आगे सुखाड़ प्रबंधन, आखिर सुखाड़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सुखाड़ का प्रबंधन क्या कर सकते हैं, तो कहता है दीर्घकालीन योजनाएं। एक दीर्घकालीन योजना होता है और एक अल्पकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना का मतलब लंबे समय तक चलने वाली योजना, और अल्प मतलब छोटे समय के लिए। तो दीर्घकालीन योजना में समझिए क्या होता है, कुआं, कुआं खोद देना चाहिए, जब तक रहेगा तब तक काम देगा आपको पानी पीने के लिए। नहर लगा देना चाहिए, जब तक रहेगा तब तक सिंचाई के लिए हो जाएगा। आहर, आहर समझते हैं, आहरा पोखरा, तो आहर हो जाएगा जहाँ पानी जमता है, तो जमने के बाद जमल रहेगा तो क्या होगा, पटवन के लिए काम करता है, काम करता है ना पानी पटवन के लिए, यहाँ ये वाला आहर। उसके बाद क्या हो गया, पाइन। पाइन क्या होता है, पतला होता है, छोटे नालियों की तरह होता है, थोड़ा नाली से बड़ा होता है, बड़ा बड़ा पतला पतला होता है, जैसे पटवन के, उसको क्या बोलते हैं, पाइन बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तालाब, जलाशय जिसमें पानी जमा रहेगा तो क्या होगा, पटवन के लिए साधन हो जाएगा, वहां जानवर जाकर क्या करेंगे, पानी पिया करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, वृक्षारोपण, ये करना चाहिए। वृक्षारोपण ऐसा थोड़ी है कि अगर आज लगाएंगे तो कल ऑक्सीजन देगा, परसों खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, वो जब तक रहेगा तब तक काम करेगा। तो ये सब कैसा योजना था, ये सब दीर्घ काल वाला था। जो भी आप लगाइएगा लंबा समय तक चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि आज तालाब खोद ली और कल भर दे दी, नहीं ना।
तो लंबा समय वाला है। लेकिन अल्प समय वाला क्या है, देखिए जल संग्रहण। जल संग्रहण, आप जल को किसी पात्र में या किसी चीज में जमा करके रख देते हैं ताकि कुछ दिनों तक इसका उपयोग कर सकते हैं, 10 दिन 12 दिन तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, गड्ढा बनाकर जल संचित करना। गड्ढा को बनाइए और बारिश होगा तो उसमें क्या होगा, जल का संचयन होगा, जल क्या होगा, जम जाएगा। ये अल्प वाला में है। उसके बाद क्या है, बोरिंग और ट्यूबवेल से जल प्राप्त करना। बोरिंग और ट्यूबवेल मतलब समझते हो ना, बोरिंग मोटर से जल प्राप्त करना। तो ये क्या है, ये अल्प वाला में आएगा। कितना दिन बोरिंग मोटर चलाओगे, थक जाओगे नहीं। तो ये अल्प समय के लिए है। और ये क्या है, दीर्घ समय के लिए। तो ये दीर्घ योजना है, क्या है, अल्प योजना है। एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरा जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ जो है उसको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम बड़ा गौर से समझिएगा। देखिए इस प्रश्न को क्या कहता है, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। क्या होगा, समुद्र में भूकंप का आना क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। समुद्र में भूकंप का आना क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्री वाला स्थान पर आता है ना, समुद्र में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, बताइए। तो पश्चिम बंगाल में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आया था, है ना। तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कह रहे भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें 50 से 60 शब्दों में। अगर भूकंप या सुनामी से आपको बचना है तो आप कैसे बच सकते हैं, इसका वर्णन करना है, आपको शब्दों में उत्तर देना है। तो आप लिख देंगे ना कि भूकंप से बचना है तो क्या करें, सुनामी से बचना है तो क्या करें, हाँ सर लिख देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर भी हो गया आपका समाप्त। समझ में आया ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जितने आपदा प्रबंधन है सबको हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।